हेलो फ्रेंड्स, एन की प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा विषय बनता है इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले इतिहास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास का मतलब क्या होता है। तो इतिहास को हम अगर बात करें, इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिस्ट्री बोलते हैं। इतिहास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। और इतिहास के जनक की बात करें तो जनक इसके जो नाम है हेरोडोटस। कौन सा डोटस? हेरोडोटस इसके जनक है इतिहास के। अब इतिहास का मतलब क्या होता है? तो इतिहास में हम जानते हैं अतीत की वह घटनाएं, अतीत की वह घटनाएं जो मानव जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती है, और भौगोलिक जीवन को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो ये चीज़ अपन को याद रखने की, ऐसी घटनाएं जो मानव व भौगोलिक जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। उसके बाद में इतिहास में क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रमबद्ध, मतलब क्रमबद्ध होगा तो इतिहास को हम आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद में इतिहास को जानने के लिए स्रोत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सोर्सेस की हमें आवश्यकता होती है, और स्रोत के आधार पर ही हम इतिहास की जानकारी का पता लगाते हैं। सबसे पहले अगर स्रोत की बात करें तो स्रोतों के कितने प्रकार है? 3 प्रकार के स्रोत होते हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला जो स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत है? पुरातात्विक। दूसरे स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत होता है, और तीसरे स्रोत की बात करें तो विदेशी विवरण। ये भी कौन सा स्रोत है? विदेशी विवरण, जो कि तीसरा स्रोत होता है। अब अगर हमारे सामने प्रश्न आता है कि पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है, तो ऐसे स्रोत जो किसी उत्खनन या खुदाई से मिले वो कौन से स्रोत होते हैं? पुरातात्विक स्रोत। जिसमें कि अगर बात करें पुरातात्विक में तो इसमें अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, मृदबान, मृणमूर्तियाँ, प्रस्तर, ताम्रलेख, शिलालेख, ये सभी क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। अब हमने सबसे पहले अगर बात करें तो अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख की बात करें तो कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को हम क्या कहते हैं? कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अब अभिलेखों के वापस कितने? 4 प्रकार के अभिलेख होते हैं। अगर भारत में अभिलेख लगाने की बात करें, भारत में जो सबसे पहले जो अभिलेख लगाए थे मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा लगवाए गए। मौर्य सम्राट अशोक ने क्या लगाए थे? अभिलेख लगाए थे। अब जो मौर्य सम्राट को जो प्रेरणा मिली थी, ईरानी शासक था दारा प्रथम से, इसको क्या मिली थी? प्रेरणा मिली थी। और मौर्य सम्राट अशोक के सबसे पहले अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो पढ़ा की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया। अब इसको जो है खोजा किसने था? अगर खोज की बात करें तो स्टीव फैंकलर के द्वारा अशोक के अभिलेखों की खोज की गई। तो ये हमें कुछ पढ़ना है अभिलेखों के बारे में। अगर अभिलेखों के प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के अभिलेख होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो शिलालेख। क्या कौन सा लेख है? शिलालेख। अब शिलालेख का मतलब होता है ऐसे लेख जो बड़ी बड़ी शिलाओं या पत्थरों पर लिखे जाते हैं, वो कौन सा है? शिलालेख। दूसरा स्तंभ लेख की बात करें तो ऐसे लेख जो किसी बड़े बड़े स्तंभ या खंभों पर लिखे जाते थे। तीसरा है गुहा अभिलेख। ऐसे अभिलेख जो बड़ी बड़ी गुफाओं पर लिखे जाते हैं, तो वो कौन सा अभिलेख है? गुहा अभिलेख। और चौथा जो अभिलेख है वो मुद्रा अभिलेख। कौन सा लेख है? मुद्रा अभिलेख। अब मुद्रा अभिलेख की बात करें तो ऐसे लेख जो किसी बड़ी बड़ी सिक्कों या मुद्राओं पर जो लेख लिखे जाते थे, वो कौन सा है? मुद्रा अभिलेख। तो ये सब कौन से स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में सिक्कों की बात करें, सिक्के भी कौन से स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत। अब सिक्कों का जो अध्ययन करते हैं हम न्यूमिमेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिसमैटिक्स कहलाता है। तो ये भी चीज़ अपन को याद रखनी है। उसके बाद में साहित्यिक स्रोत में आता है ऐसे स्रोत जो हमें किसी बुक या ग्रंथ से कोई जानकारी मिलती है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कुरान, बाइबल आदि से हमें क्या मिलती है? गीता हो गया, उपनिषद हो गया, आदि से हमें जानकारी मिलती रहती है। उसके बाद में विदेशी विवरण की बात करें तो ऐसे 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 स्रोत जो किसी हमें विदेशी लेखकों से हमें कोई जानकारी मिलती है, जैसे कि फाहियान की फूको की पुस्तक से हमें कोई जानकारी मिलती है, एंसवांग की सीयू की पुस्तक, इब्न बतूता की रहला पुस्तक, ये बाणभट्ट की हर्ष चरित्र पुस्तक से भी कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। तो ये जो जितने भी स्रोत है वो कौन से? विदेशी विवरण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले प्राचीन काल होता है, मध्यकाल और आधुनिक काल, जो कि इतिहास को बांटा था। इसने जेम्स मिल ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। ठीक है। उसके बाद में हम सबसे जो पहला टॉपिक है थर्ड ग्रेड का, जो सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा के टीलों की ओर सर्वप्रथम लोगों का ध्यान आकर्षित किसने किया था? तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों की ओर सर्वप्रथम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद में 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई तो हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली गई और इसमें कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो ये कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से मिली थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1861 ईस्वी में इसके जो संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। अब प्रश्न आता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ये भी चीज अपन को याद रखनी है। कनिंघम जो है हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ सके। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक की बात करें तो सर जॉन मार्शल बने थे। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ए एम व्हीलर थे। एम व्हीलर कौन थे? एम व्हीलर एक सैनिक होने के नाते इन्होंने पुरातत्व की पद्धति में सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया था। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। जॉन मार्शल ने विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी, जो 1924 ईस्वी में की गई। किसका कार्यकाल भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था? तो जॉन मार्शल का काल जो है भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल माना जाता है। सर्वप्रथम खोजा गया शहर कौन सा है? तो सबसे पहला जो शहर खोजा था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। उसके बाद में हड़प्पा शहर की खोज किसके द्वारा की
की गई? तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। प्रश्न आता है कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई? 1921 में दयाराम साहनी ने। उसके बाद में दूसरा खोजा गया शहर की बात करें तो मोहनजोदड़ो। दूसरा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। अब प्रश्न आता है कि इसकी भी खोज किसके द्वारा की गई? 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो ये दोनों चीज अपन को याद रखनी है। उसके बाद में आजादी के बाद खोजे गए जो सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात से मिलते, मतलब आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले? हमें गुजरात से मिले। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो राखीगढ़ी को सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। उसके बाद में अगर बात करें देश का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल की बात करें तो राखीगढ़ी को माना जाता है। देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल की बात करें तो धोलावीरा को माना जाता है। और देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल की बात करें तो कालीबंगा, जो कि हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा? तो आरंभिक अधिकांश स्थल जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसलिए सभ्यता का नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी की सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता का स्थल क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो 740 किलोमीटर के बीच की दूरी मानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किसे को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन आता है। तो स्टुअर्ट पिगट ने दोनों को क्या कहा था? जुड़वा राजधानी। इसकी सभ्यता की बात करें तो ये एक शहरी सभ्यता। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता। संस्कृति की बात करें तो कांस्य युगीन, इसमें तांबा व टिन दोनों प्रकार की ये कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। इसकी आकृति की बात करें तो त्रिभुजाकार में ये बसी हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इस सभ्यता का क्या था? क्षेत्रफल था। और लिपि की बात करें तो चित्राक्षर, ठीक है ना, चित्राक्षर या ब्रुष्टोफेदन लिपि भी कह सकते हैं, सर्पिलाकार लिपि, गौमूत्री लिपि भी इसी को कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के अफगानिस्तान के प्रमुख स्थलों की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला स्थल है सोर्तगोई मुंडीगाग, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का उदय कैसे हुआ? तो ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर भाग में इस सभ्यता का क्या उदय हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक कालीन क्या है? सभ्यता मानी जाती है। लेखन कला विकसित थी लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद में किस सभ्यता स्थल का क्षैतिज उत्खनन हुआ? तो मोहनजोदड़ो का क्षैतिज उत्खनन, मतलब क्षैतिज इसको खोजा गया। सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो सबसे जो उत्तर में स्थल है वो कौन सा है? मांडा। मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग की बात करें तो द से दक्षिण द से देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में प्रवरा नदी पर स्थित है। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी पर स्थित है। सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो सुत कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान नदी कौन सी? तो दास्क नदी पर स्थित है। तो ये अपन को याद रखना है। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की में पाकिस्तान के प्रमुख स्थलों की बात करें तो पंजाब पाक में कौन कौन से स्थल है? तो सबसे पहले हड़प्पा कहाँ है? पंजाब पाक में गुमला, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खान और रहमान डेरी, ये सभी जो स्थल है पंजाब के पाक में स्थित है। उसके बाद में सिंध की बात करें तो सिंध पाक में मोहनजोदड़ो भी कहाँ स्थित है? सिंध पाक में जुदरजोदड़ो, चनुदड़ो, आमरी, अली मुराद और कोटदीजी, ये भी कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। उसके बाद में बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल है? तो सुतकांगेडोर, ये कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। डाबरकोट हो गया, क्वेटा घाटी हो गया, बालाकोट, मेहरगढ़ और रानागुड़ी और सुतकाको, ये जो सभी स्थल है वो कहाँ है? बलूचिस्तान में स्थित है। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के भारत के प्रमुख स्थलों की बात करें, ऐसे कौन से स्थल हैं जो भारत में स्थित है? तो सबसे पहले पंजाब राज्य की बात करें तो रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। संगोल भी कहाँ स्थित है? पंजाब में। सक 86 भी कहाँ स्थित है? पंजाब में। और बाड़ा, ये भी कहाँ स्थित है? पंजाब में। उसके बाद में हरियाणा में स्थलों की बात करें तो सबसे पहले कुणाल स्थल कहाँ है? हरियाणा में। राखीगढ़ी, मीठाथल, बनावली और बीराना, ये सभी कहाँ है? हरियाणा में। महाराष्ट्र की बात करें तो देमाबाद, महाराष्ट्र में देमाबाद स्थल है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो मांडा स्थल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश में बात करें आलमगीरपुर स्थल कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। बड़गांव हो गया, उल्लास हो गया, ये सभी उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में बात करें तो कालीबंगा हो गया, पीलीबंगा हो गया और कुंडा। उसके बाद में गुजरात की बात करें तो रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। लोथल हो गया, रोजदी हो गया, भगतराव हो गया, प्रभास पाटन हो गया, सुरकोटड़ा हो गया, धोलावीरा हो गया और देसरपुर, ये सभी जो स्थल है गुजरात में, मतलब सबसे ज्यादा जो स्थल माने जाते हैं वो गुजरात में। नदियों के किनारे बसे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, उनके खोजकर्ता की बात करें, सबसे पहला जो स्थल आता है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल की क्या की गई? खोज की गई। दूसरे स्थल की बात करें तो मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा इस स्थल की क्या की गई? खोज की गई। तीसरा स्थल है चनुद्रो, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा इस स्थल की खोज की गई। कोटतीसी, जो कि ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1935 में गुरिये के द्वारा इसकी खोज की गई। कालीबंगा की बात करें तो ये गंगानगर में गग्गर नदी के किनारे स्थित है। 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। और लोथल की बात करें तो ये भोगवा नदी, जो कि गुजरात में। 1954-55 में एसआर राव के द्वारा इसकी खोज की गई। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई। रंगपुर की बात करें तो ये मादर नदी, जो कि 1933 में माधोसुर वत्स के द्वारा इस स्थल की खोज की गई। मांडा की बात करें तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। 1976-77 में मधुबाला व जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई। रोपड़, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इस स्थल की खोज की गई। प्रभास पाटन की बात करें हिरण्य नदी। दामाबाद की बात करें तो ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। सुत कांगेडोर की बात करें तो ये दास्क नदी में स्थित है। भगतराव की बात करें तो ये किम में स्थित है। और बनावली व कुणाल की बात करें तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में मेघम की बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा, नदियों के किनारे प्रमुख कौन कौन से स्थल थे। उसके बाद में हड़प्पा में भारत के प्रमुख स्थल, पाकिस्तान के प्रमुख स्थलों के बारे में अध्ययन किया।
उसके बाद में दूसरा टॉपिक इसमें हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख मोहरे का कौन कौन से प्रयोग की जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का स्रोत हमें मालूम चलता है। उसके बाद में पुरातात्विक साक्ष्यों में शामिल कौन से, सबसे पहले आवास, मृदबाण, आभूषण, औजार और मोहर, ये सब क्या है, पुरातात्विक। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष पुरावस्तु की बात करें तो मोहरे थी। अधिकांश जो मोहरे थी सैलखड़ी नामक पत्थर से निर्मित होती थी। और सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये क्वेश्चन बनता है मोहनजोदड़ो से, लगभग 500। सबसे ज्यादा सर्वाधिक मोहरे में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहरों पर किन के चित्र अधिक बने हुए थे, तो जानवरों के। सबसे अधिक चित्र किसके थे, जानवरों के। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किन जानवरों, तो पीपल और बिना कुबड़ वाला बैल। यूनिकॉर्न मतलब एक संगी पशु का क्या था, चित्रण था। मोहरों पर अन्य पशुओं के अंकन की बात करें तो भैंस, बाघ, बकरी और हाथी का भी चित्रण अंकित था। मोहरों पर किन जानवरों का अंकन नहीं मिलता है, तो गाय, ऊंट व घोड़ों का हमें अंकन नहीं मिलता है। मोहरों का आकार सामान्य होता था, कैसा, आयताकार, वर्गाकार भी हो सकता था। हमें सैंधव लिपि का ज्ञान होता है मोहरों से। हमें सैंधव लिपि का ज्ञान किसके माध्यम से होता है, तो मोहरों से। मोहरों पर उत्कीर्ण लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका। मेसोपोटामिया से एक विशिष्ट बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई जिस पर कुबड़दार वृषभ का क्या है, चित्र है। और ये मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंधों को क्या है, दर्शाता है। मोहरों पर मुद्रांकनों का प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुद्रांकनों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में कृषि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कैसे, लकड़ी के हलों का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूं, जौ, मटर, राई, दाल, सफेद चना और तिल और सरसों आदि का क्या होता था, उत्पादन होता था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो जाता है सिंधु वासियों को जाता है। उसके बाद में बाजरे के दाने के साक्ष्य हमें कहां से मिले, गुजरात के स्थलों से बाजरे के दाने के साक्ष्य मिले। चावल के साक्ष्यों की बात करें तो गुजरात के लोथल व रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप की बात करें तो बनावली से मिले। हरियाणा व चोलिस्तान के कई स्थलों से भी इसके प्रमाण मिले। कूड़े पर हल रेखा के साक्ष्यों की बात करें तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में मिले। एक साथ दो अलग अलग फसल उगाने के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते, कालीबंगा राजस्थान से। और हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश स्थल स्थित है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। नहरों से सिंचाई के साक्ष्य हमें कहां से मिलते, सोर्तगोई जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, जो कि पंजाब व सिंधु नदी में क्षेत्रों में नहरों के साक्ष्य नहीं मिले। कृत्रिम जलाशय के साक्ष्यों की बात करें तो धोलावीरा गुजरात से मिले। और सूती कपड़ों के साक्ष्यों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। तो ये हमने टॉपिक पढ़े, सबसे पहले कृषि के बारे में, मोहरों के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामान्य परिचय हमने पढ़ा। उसके बाद में इतिहास की सामान्य जानकारी ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।